तो अगर आप फ्री ई बुक्स और टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, बी इकोनॉमिक्स, एम इकोनॉमिक्स जैसे 250 से वैदिक कोर्स मिलेंगे। अब आप अपने घर बैठे हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी मंगा सकते इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट कौन कौन सी होती है, जिसमें हमने आपको बताया था शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन का कंसेप्ट क्या है। देखिए, शॉर्ट रन में अगर हम शॉर्ट रन की बात करें, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लीजिए। शॉर्ट रन में हमारे जितने भी फैक्टर होते हैं उनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फिक्स फैक्टर हुआ, और फिक्स फैक्टर की अलावा एक और पैसा खर्च होता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। तो जो फिक्स फैक्टर पे खर्चा हुआ उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, और जो वेरिएबल पे खर्चा होगा उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और दोनों को जोड़ दें तो उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। इसका मतलब शॉर्ट रन कॉस्ट आर द कॉस्ट ओवर अ पीरियड ड्यूरिंग विच सम फैक्टर आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर आर वेरिएबल। तो इसीलिए शॉर्ट रन में आपको फिक्स कॉस्ट भी देखने को मिलती है, वेरिएबल कॉस्ट भी देखने को मिलती है। और मैं आपको बता देता हूं कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में बेसिकली आपको याद रखना है कि फिक्स कॉस्ट तो इस तरीके की होती है, इस तरीके की, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि फिक्स कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट, यहां पे मान लीजिए मैं यूनिट लिख देता हूं, यूनिट के चेंज होने पर चेंज नहीं होती। और वेरिएबल कॉस्ट की खूबी होती है कि पहले इसका जो इस तरीके की वेरिएबल कॉस्ट होती है, ऐसे मैं आपको समझाऊंगा। सॉरी, ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं हुई, ये वाली वेरिएबल कॉस्ट मैं आपको समझाऊंगा सारा कैसे, इस तरीके की। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक टेबल का यूज कर लेता हूं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। उसके लिए मान लीजिए हमारी क्वांटिटी हमने ले ली है 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम टोटल कॉस्ट ले लेते हैं। मान लीजिए टोटल कॉस्ट है हमारी 100, 120, 130, 150, 190 और 240। चाहो तो आगे भी ले सकते हो आप, 320। इसके अलावा हम आपको टोटल फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, यानी कि आप आउटपुट करो या ना करो, आपकी कॉस्ट तो हमेशा फिक्स रहेगी। इस तरीके से आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स रहेगी। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई मुश्किल काम है नहीं। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हमें टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी कि यहां पे 0 आ गया, ये 20 हो गया, ये हमारा 30 हो गया, ये 50 हो गया, ये 90, ये 140 और ये 220। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा पूरा का पूरा कंसेप्ट। ये मैं डिलीट कर देता हूं ये वाला हिस्सा, जिससे कि स्पेस हमारा मिल जाए। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इनका एवरेज निकालते हैं। एवरेज का मतलब क्या हुआ, एवरेज ऑफ टोटल कॉस्ट, एवरेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज ऑफ फिक्स कॉस्ट। इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज ऑफ टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस से। इसी तरीके से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस से। इसी तरीके से एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस से। अब आप इसको डिवाइड करें, मान लीजिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं। अब डिवाइड करें तो 100 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, मैं यहां पे डैश लिख देता हूं। अब 120 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा, 130 को 2 से करोगे तो 65 आएगा, 150 को 3 से करोगे तो ये आपका 50 आएगा, 190 को 4 से करोगे तो ये आएगा आपका 16 और ये 3 47.5। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं जिससे कि हमारी
टेबल इधर उधर ना जाए। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 240 को डिवाइड करोगे तो 5 को करेंगे 4 से 48 और 6 को करोगे तो 53.3। इस तरीके से आपकी वैल्यू आएगी। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। इसके अलावा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर आप निकालते हो तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे क्वांटिटी से, यानी कि 0 को डिवाइड करोगे 100 को डिवाइड करोगे 0 से तो इन्फिनिटी आएगा। उसके बाद 120 को डिवाइड करोगे, सॉरी ये है ना, 20 को डिवाइड करोगे तो ये 20 आएगा, 15 आएगा। इसके अलावा 16.6 आएगा, 4 दूनी 8, 22.5 आएगा, 38 आएगा, 36.6 आएगा। तो वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी किस तरीके से निकाली जा रही है। एवरेज फिक्स कॉस्ट को अगर आप क्वांटिटी से निकालोगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 100 है, तो 100 को डिवाइड करोगे तो 100, 50, 33.33, इसके अलावा 25, 20 और 16.67 समथिंग यही आएगा। ये कॉस्ट होती है शॉर्ट रन में। इसके अलावा एक कॉस्ट और होती है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन इन टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट में जो एडिशन हुआ है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में जो एडिशन है वो कैसे निकालेंगे? देखिए एडिशन कितना हुआ है, यहां पे 20 का एडिशन हुआ है, और बेसिकली जो एडिशन हुआ है वो मार्जिन इसकी वजह से हुआ है क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है। तो ये जो डिफरेंस है ये आप लिखते चले जाइएगा तो ये मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगा, ये मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगा। इसका मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं तो 10 आ जाएगा, ये मैं लिखूंगा तो 20 आ जाएगा, ये मैं लिखूंगा तो 40 आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड 50, और यहां पे आपका आ जाएगा 80। ओके जी, तो ये आपकी टेबल बन गई। अब इस टेबल मैंने क्यों बनाई, इसका क्या यूज है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टेबल के इस बेस पर ही हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये टेबल हमारा कोर टेबल है। अब सबसे पहले नंबर 1 हम बात कर रहे हैं, यहां पे मैं नंबर 1 लिख देता हूं कि हमारी टोटल कॉस्ट किस तरीके की होगी। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। टोटल कॉस्ट की जो वैल्यू आ रही है वो मैं ऐसे लिख देता हूं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एट 6। टोटल कॉस्ट की जो वैल्यू है वो आ रही है 100, 120, 130, 150, 190, 240 एंड 320 एंड 320। अब देखिए यहां से सबसे पहले यहां से देखिए ये वाला, दिस वन, और उसके बाद ये वाला। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, ये शुरू हो रहा है 100 से। नंबर 1 आप पॉइंट ये याद रखिएगा कि 100 से शुरू हो रहा है। दूसरा, पहले ये 20 इंक्रीज हुआ, फिर 10 इंक्रीज हुआ। इसका मतलब इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन ये इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट से। और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, 20 इंक्रीज हुआ, 30, 40 इंक्रीज हुआ, यानी कि यहां से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हो रहा है इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। देखिए ध्यान से समझिए दोस्तों, एक्चुअल में जो बीच का डिफरेंस बढ़ दोनों जगह रहा है, लेकिन बीच का डिफरेंस चेंज हो रहा है। इसका मतलब अगर आपको टीसी की शेप बनानी है तो आपको ये याद रखना है, मैं यहां पे समझा रहा हूं आपको, हालांकि मैं इसको बाद में डिलीट भी कर दूंगा क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। सॉरी। तो टीसी का डायग्राम अगर मैं सीधी लाइन बनाता हूं इस तरीके की तो ये गलत डायग्राम है टोटल कॉस्ट का, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग रेट, यानी कि पहले इस तरीके का आएगा एंड देन इस तरीके से चला जाएगा। इसका मतलब ये इसकी एक्चुअल शेप इस तरीके की होगी। तो ये वाला जो है, ये वाला, ये कहलाता है इंक्रीज, मतलब मैं आपको दोबारा समझा देता हूं किस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया। एक सीधी लाइन बनाई, ये जो होता है ये वाला ऊपर से नीचे आता है, इसका मतलब डिक्रीजिंग रेट है, और नीचे से ऊपर जाना है मतलब इंक्रीजिंग रेट है। तो ये हमारी एक्चुअल शेप इस तरीके की बनेगी,
एक्चुअल शेप जो बनेगी वो इस तरीके की बनेगी, यानी कि इसका मतलब ये हो गया टीसी इस तरीके का, जिसे बोलते हैं इनवर्सली एस शेप्ड। तो यहां पे हम लिख देते हैं क्या, इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, और यहां कर रहा है इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सेम शेप टीसी की होती है, इनके टीसी में भी सेम शेप होती है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो टोटल कॉस्ट है वो 100 से स्टार्ट हो रहा है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सेम होती है शेप और पैरेलल भी होती हैं दोनों, लेकिन बीच का डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम रहेगा, हर लेवल पे सेम रहेगा। और फिक्स कॉस्ट, हमारी फिक्स कॉस्ट इस तरीके से होती है। तो ये तीनों की शेप है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार आपको ये डिलीट कर देता हूं और एक बार ओरिजिनल शेप जो है वो बना के दिखा देता हूं आपको किस तरीके की बनेगी। ठीक है, देखिए मैं यहां पे तीनों की शेप बना देता हूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट की। तो ये हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई। ठीक है जी, ये हमारा है, जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं से स्टार्ट होगा। और इसी पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा और देन ये से। तो ये हमारी ओरिजिनल शेप इस तरीके की बनती है। ये आपको कंसेप्ट समझना है। बात करते हैं हम एवरेज टोटल कॉस्ट की। तो एवरेज टोटल कॉस्ट देखिए किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, एवरेज कॉस्ट में आप यहां देखिए फॉल आ रहा है, लगातार फॉल आ रहा है, उसके बाद ये राइज कर रही है। इसका मतलब एवरेज कॉस्ट जो है वो पहले फॉल करेगी, गिरेगी और गिरने के बाद ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ये एवरेज कॉस्ट की शेप है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आप देखोगे तो सेम तरीके से पहले गिरेगी, यहां तक गिर रही है और उसके बाद बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की भी शेप इस तरीके की ही होगी, पहले गिरेगी फिर बढ़ेगी। लेकिन अगर आप दोनों की शेप को आप एक साथ बनाने की कोशिश करो, मैं आपको एक साथ बनाने की कोशिश करूंगा, एक साथ देखो कैसे बनती है शेप। देखिए देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपके लिए ही समझा रहा हूं आपको। देखिए ये वाला जो है ये इस लेवल तक इंक्रीज कर रहा है और इसने जो डिक्रीज कर रहा है और इसने जो डिक्रीज किया वो इस लेवल तक डिक्रीज किया। मतलब ये हुआ कि एवरेज कॉस्ट ज्यादा डिक्रीज करेगा, थोड़ा राइज करेगा, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा डिक्रीज करेगा, ज्यादा राइज करेगा। ये बेसिकली याद रखिएगा आप। मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट ज्यादा गिर रहा है, थोड़ा इंक्रीज करेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा गिरेगा, ज्यादा इंक्रीज करेगा। साथ ही साथ एवरेज टोटल कॉस्ट हमेशा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर होगा। तो जब हम दोनों की शेप एक साथ बनाएंगे, एक साथ डायग्राम में इन दोनों को दिखाते हैं, तो देखिए एक्चुअल शेप किस तरीके से नजर आती है। ये हमारी एवरेज कॉस्ट है और ये हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। यानी कि इसने भी गिरना शुरू किया, ये भी गिरा, लेकिन ये ज्यादा गिरेगा, ये थोड़ा सा गिरेगा, ये थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, ये ज्यादा सा इंक्रीज करेगा। ये आप याद रखिएगा, जब आप शेप बनाएं तो इनकी एग्जैक्ट शेप आए, इस तरीके का प्रयास मैं आपके लिए कर रहा हूं। चलिए यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं। उसके बाद अगर हम बात करें एवरेज फिक्स कॉस्ट की, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। डिटेल हम इसकी करवाएंगे दोस्तों आगे भी। ये हम डिलीट कर देते हैं, आपको बाद में सब एक साथ बना देंगे। देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट इस तरीके का होता है, लगातार गिरता है, ऐसा कभी मिलता नहीं है एक्स एक्सिस से। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या है, जैसे आप एक होने पर ये फिक्स कॉस्ट 100 है, तो ये जो एरिया है ये 100 ही रहा। 2 होने पर ये 50 हो गया, तो ये एरिया जो है ये भी 100 ही रहेगा। 3 होने पर ये 33.33 हो गया, तो ये एरिया भी जो है वो 100 रहेगा।
इसीलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा डाउनवर्ड होगा और गिरता रहेगा। मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट पहले गिरता है और फिर तेजी से इंक्रीज करता है। ये सबसे तेजी से इंक्रीज करता है। यानी कि अगर मैं चारों का डायग्राम एक साथ बनाऊं आपके लिए, मान लीजिए इन चारों का डायग्राम मैं एक साथ बनाऊं आपके लिए, तो चारों का डायग्राम एक बार आप समझ लो, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आप इन चारों का डायग्राम एक साथ बनाना जरूर सीख लेना। सबसे पहले नंबर 1 पे हम लिखते हैं एवरेज कॉस्ट। ये हमारी एवरेज कॉस्ट है। नंबर 2 पे हम लिखते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये लगातार गिरता रहता है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरता है और लगातार बढ़ता रहता है, लेकिन कभी भी एक दूसरे को मिलते नहीं है। ये इसका मिनिमम पॉइंट है। मार्जिनल कॉस्ट क्या करती है, सबसे नीचे से आएगी, दोनों को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करते हुए ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये इसकी मार्जिनल कॉस्ट की शेप है। ओरिजिनल शेप मार्जिनल कॉस्ट की इसी तरीके की होती है। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जितनी भी कॉस्ट है एटलीस्ट उनके बारे में आपको पता चल गया हो, किसकी शेप क्या होती है, क्यों होती है, क्या वजह होती है, क्या रिलेशन होता है, वो सब तो हम आगे इस वीडियो में समझाएंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है, अभी तक जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो कॉस्ट होती है, सबसे पहले जो कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट, इट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आपको ये याद रखनी है, ठीक है जी। दूसरा आपको याद रखना है कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दोगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और याद रखनी है, नोट याद रखना है आपको कि टीएफसी ऑलवेज रिमेन सेम। और अगर आउटपुट जीरो हो, अगर आउटपुट जीरो है तो जो टोटल कॉस्ट होगी वो टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी, क्योंकि इस केस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो ही होती है। ये आपको याद रखना है। तीसरा आपको याद रखना है कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है जो आपको बहुत मुश्किल लगे। फिर आपको ये याद रखना है, जो बातें याद रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो एवरेज टोटल कॉस्ट होती है वो कैसे निकालती है। एवरेज टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, और एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से। ये आपको याद रखना है, क्योंकि टोटल कॉस्ट बराबर होती है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट के। और अगर आप तीनों को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हो तो आप ये भी कह सकते हो कि जो एवरेज टोटल कॉस्ट है ये वाला, वो बराबर होती है एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। और जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट वो होता है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट का, या मार्जिनल कॉस्ट आप होता है वो होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस, यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंज आया है उसकी वजह से जो चेंज आता है उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो इस वाले में तो हमने क्या किया, आपको समझाया बेसिकली कि आपको कंसेप्ट क्या है। अब हम धीरे धीरे करके डिटेल में आगे समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझना शुरू करते हैं टोटल कॉस्ट एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में। तो दोस्तों बात करें टोटल कॉस्ट और इसके कंपोनेंट की, तो टोटल कॉस्ट जैसा कि हमने आपको बताया कि टोटल कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द फर्म ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड टू द प्रोड्यूस ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि जितने भी पैसे खर्च किए जा रहे हैं किसी गुड्स के प्रोडक्शन पे, वो सारा का सारा हमारा टोटल कॉस्ट ही कहलाता है। और टोटल कॉस्ट जो होता है वो किसका सम होता है, फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का, जो कि हमने आपसे डिस्कस किया है कि भैया जो भी आपको खर्चा करना है वो फिक्स कॉस्ट होगा या वेरिएबल कॉस्ट होगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका टोटल कॉस्ट कहलाएगा। यानी कि टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट जो है वो, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो अनचेंज रहती है,
इसलिए टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आएगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होने की वजह से ही आएगा, यानी कि फिक्स कॉस्ट में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता। अब जो भी चेंज होगा वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से होगा, इसीलिए टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आएगा वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज आएगा। जैसा कि हमने देखिए यहां पे भी डिस्कस सेम चीज की है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। देखिए ये वाला, ये आप इस कंसेप्ट को बार बार देखते रहेंगे हम, ठीक है जी। हाँ, यानी कि यहां पे हमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि टोटल कॉस्ट जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम है और वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होने से टोटल कॉस्ट चेंज हो रही है। बेसिकली आपको ये याद रखना है, सिंस टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन दी सेम, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिपेंड अपॉन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट का किस तरीके का होता है, एस शेप का होता है। मैं आपको ये भी समझा देता हूं एस शेप का क्यों होता है। देखिए यहां मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है। देखिए टोटल कॉस्ट कर्व इस तरीके का होता है, मैं यहां समझा देता हूं आपको। यहां पे इस तरीके का, जैसे सपोज कीजिए कि आपका जो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वो इस तरीके का है। सॉरी, इस तरीके का टोटल प्रोडक्शन होता है जो आप टीपी बनाते हो। तो ये हमारी एक स्टेज है। अब जिस स्टेज में आपका टीपी इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर को अचीव कर रहा है, उस केस में टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, यानी कि जब प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा तो कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ेगी, और जब प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा तो कॉस्ट जो है वो तेजी से बढ़ेगी। ये इसका इन्वर्सली वजह होती है, यानी कि टीसी कर्व इज इन्वर्सली एस शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इनिशियली इंक्रीज विद द डिक्रीजिंग रेट एंड देन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। तो इसकी वजह क्या है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, टीसी इन्वर्सली एस शेप होता है, इसकी वजह लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। टीसी एस शेप का क्या मतलब है कि इनिशियली ये इंक्रीज करेगा विद डिक्रीजिंग रेट और उसके बाद इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट। एक बात और आपको याद रखनी है कि टीसी का कभी भी एक्स एक्सिस से जीरो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर आउटपुट जीरो भी होता है तो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होती, जिसकी वजह से टोटल कॉस्ट भी जीरो नहीं हो सकती, और इसीलिए हमेशा ये वाला कॉस्ट का कंसेप्ट रहता है। यानी कि अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो हमेशा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का सम होती है, और फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। इसीलिए अगर वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती भी है तो टोटल कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती, टोटल कॉस्ट तो रहेगी फिक्स कॉस्ट के बराबर। इसीलिए जिस पॉइंट जो होता है वो इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, ये आप याद रखिएगा। नीचे हम लिखते हैं क्वांटिटी, ऊपर लिखते हैं। तो ये वजह है टीसी के इनवर्सली एस शेप होने की। इनवर्सली एस शेप होने का मतलब है कि पहले ये इंक्रीज करेगा विद इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज करेगा विद डिक्रीजिंग रेट, और फिर इंक्रीज करेगा विद इंक्रीजिंग रेट। ये आपको याद रखना है। टोटल फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट समझ लेते हैं। भाई आपने रेंट लिया, आपने कोई ऐसा सामान, मान लीजिए आपने कोई परमानेंट एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी देनी है, चाहे आपका प्रोडक्शन हो या ना हो। तो टोटल फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ फिक्स इनपुट, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। टोटल फिक्स कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट दैट डज नॉट वेरी डायरेक्टली विद लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि आउटपुट के इंक्रीज होने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इट कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन, और इफ इट कैन बी नेवर बी जीरो इवन इफ द आउटपुट इज जीरो, यानी कि ये ऐसी कॉस्ट है जो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, आउटपुट चाहे जीरो हो। आउटपुट अगर जीरो भी होगा तो आपको ये वाला पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, और इसको शॉर्ट रन में चेंज नहीं किया जा सकता। इसके और भी नाम है, जैसे सप्लीमेंट्री कॉस्ट हो गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। एग्जाम्पल की बात करें तो इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट ऑफ बिल्डिंग, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, ये सारे के सारे हमारे फिक्स कॉस्ट के अंदर आते हैं। और फिक्स कॉस्ट की लाइन हमेशा इस तरीके की होती है, ऑलरेडी हम और आपसे डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके की टोटल फिक्स कॉस्ट की लाइन होती है। इसकी वजह बहुत ही सिंपल सी बात यह है कि आप चाहे जितना मर्जी आउटपुट करो, आउटपुट की कोई दिक्कत थोड़ा नहीं है। आउटपुट आप जितना मर्जी करो, आपकी जो कॉस्ट है इट विल रिमेन दी सेम। कॉस्ट सेम रहने की वजह से आपका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, और इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हम बात करते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ
वेरिएबल इनपुट, यानी कि वेरिएबल इनपुट क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे वेज है, जैसे वेज मतलब वेज ऑफ टेम्परेरी व्यक्ति होगा, तो ये सारा का सारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। ये गलत लिख दिया हुआ है, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ वेरीज डायरेक्टली विद लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ते हो, जैसे जैसे आप शर्ट ज्यादा प्रोडक्शन करते हो, आपको ज्यादा शर्ट प्रोडक्शन करने के लिए शर्ट पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल ज्यादा लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगानी पड़ेगी, बिजली ज्यादा लगानी पड़ेगी, कपड़ा ज्यादा यूज होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि जितना ज्यादा आप शर्ट का प्रोडक्शन करते हो, आपको उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट तो खैर फिक्स आएगा, जितना ज्यादा रॉ मटेरियल यूज करना पड़ेगा। और इट कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन इफ द आउटपुट इज जीरो, टीवीसी विल बी जीरो। आउटपुट अगर जीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी, और इसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा इसकी वजह भी, ये भी इनवर्सली एस शेप का ही होता है, और इसकी वजह भी वही है जो कि वजह थी किसकी, टोटल कॉस्ट की, क्योंकि ये भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ही इनवर्सली एस शेप होता है, यानी कि पहले इंक्रीज करता है वो डिक्रीजिंग रेट और फिर इंक्रीज करता है वो इंक्रीजिंग रेट। तो ये दोस्तों इनमें है। अगर हम तीनों में रिलेशन की बात करें तो एक बार रिलेशन हम समझ लेते हैं। देखिए यहां पे हमने क्या किया है, टोटल फिक्स कॉस्ट को लिया है जो कि कांस्टेंट है हमारा, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये वही टेबल है जो हमने पहले भी बनाई हुई है, और इसको जोड़ दोगे तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। डायग्राम आपके सामने है, मैं आपको एक बार और बता देता हूं डायग्राम में, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। ये हमारा टोटल कॉस्ट का डायग्राम बनेगा, ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम बनेगा, और ये हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट का डायग्राम बनेगा। रिलेशन ये है कि टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तीनों कॉस्टों को जोड़ दें, टोटल कॉस्ट किसका सम है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का और टोटल फिक्स कॉस्ट का, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। इसके अलावा व्हेन आउटपुट इज जीरो, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आउटपुट जीरो होती है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी और टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी। ये आप याद रखिएगा। मैं आपको यहां पे आपको ये टेबल के अंदर किस तरीके से दिखाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जब आउटपुट जीरो होगा तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर बराबर होंगे और ये वाला बिल्कुल जीरो होगा। तीसरा, टीसी इज पैरेलल टू टीएफसी, टीसी इज पैरेलल टू टीवीसी, यानी कि दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल का मतलब है कि जो बीच का डिफरेंस है वो बराबर बराबर रहता है। जैसे देखिए यहां पे और यहां पे जो डिफरेंस है वो 100 के बराबर है, 90 पे और 190 में जो डिफरेंस है वो भी 100 के बराबर है, यानी कि टीसी इज ऑलवेज पैरेलल टू टीवीसी, हमेशा ये पैरेलल रहेंगे और इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा और हमेशा और हमेशा टीएफसी के बराबर रहेगा। इनिशियली टीसी एंड टीवीसी इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, जैसा कि हमने आपको बताया, और जिस समय ये इसको इंटरसेक्ट कर देती हैं, ये काट देती हैं, उसके बाद दोनों की दोनों इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती हैं। पहले डिक्रीजिंग रेट और फिर इंक्रीजिंग रेट, पहले डिक्रीजिंग रेट और फिर इंक्रीजिंग रेट। तो दोस्तों ये दोनों में संबंध है। इस तरीके से हमने आपको टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में डिटेल में समझाया। आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे कंसेप्ट शुरू करते हैं एवरेज कॉस्ट का। देखिए एवरेज कॉस्ट एंड इट्स कंपोनेंट। एवरेज कॉस्ट क्या है? एवरेज कॉस्ट इज इट इज रेफर टू दी पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, 10 शर्ट बना रहे हैं और 10 शर्ट बनाने में हमारा जो टोटल खर्चा हो रहा है मान लीजिए 1000 रुपए हो रहा है। तो एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट। तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 1000 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट आएगी वो 100 रुपए आएगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टीसी को अगर आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस से तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। इसको हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया। मैं आपको एक पेज से बता देता हूं। हमने आपको ऑलरेडी बताया कि टोटल कॉस्ट जो होती है वो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम होती है। अगर हम दोनों तरफ क्वांटिटी को डिवाइड कर दें तो आप ये भी कह सकते हो कि जो एवरेज ऑफ टोटल कॉस्ट है वो टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का सम होती है। आप जो चाहे वैसे आप बोल सकते हो इसको।
एवरेज कॉस्ट, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया था, वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप का होता है, ऐसा यू शेप का। इसकी वजह जो होती है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, यानी कि जब तक आपका प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, चाहे वो इंक्रीजिंग रेट से हो चाहे वो डिक्रीजिंग रेट से हो, आपका जो कॉस्ट है वो गिरेगी। और जिस केस में आपका प्रोडक्शन गिरना शुरू कर देगा तब आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ना शुरू कर देगी। यानी कि मैं अगर डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं, तो डायग्राम के थ्रू मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं तो देखिए इस तरीके का रिलेशन होता है। यहां मैं आपको टीपी की शेप बना देता हूं, इस तरीके का हमारा टीपी है। तो जब तक टीपी इंक्रीज हो रहा है, मतलब जब तक टीपी जो है वो हमारा मैक्सिमम हो जाता है, तब तक एवरेज कॉस्ट फॉल करेगी और उसके बाद एवरेज कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट कर देगी। तो इसीलिए हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो यू शेप का देखने को मिलता है। यानी कि यहां पे लिखा भी है कि एवरेज टोटल कॉस्ट यू शेप इनिशियली फॉल एंड आफ्टर रीचिंग अ मिनिमम पॉइंट स्टार्ट इंक्रीज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। व्हेन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस, जब तक टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा एवरेज कॉस्ट फॉल करेगी, और जब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाएगा तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी, और जब टोटल प्रोडक्शन गिरना शुरू करेगा तो एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ना स्टार्ट कर देगी। जैसा कि यहां पे देखिए रिलेशन में बताने की कोशिश की गई है कि जब तक एवरेज कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, बहुत ऊपर तक इंक्रीज कर रहा है, तब तक एवरेज कॉस्ट लगातार गिर रही है, और जिस केस में टीपी जो है वो गिरना स्टार्ट कर रहा है उस केस में एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो रही है। यानी कि प्रोडक्शन अगर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा तो आपकी एवरेज कॉस्ट गिरती रहेगी गिरती रहेगी गिरती रहेगी, और जब आपका प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाएगा उसी पॉइंट पर आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी, और जिस केस में आपका प्रोडक्शन गिरना शुरू कर देगा उस केस में आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ना स्टार्ट कर देगी। यानी कि एवरेज कॉस्ट यू शेप की होती है, उसकी वजह लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही है। आगे हम आपको, जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, यहां पे हमने टेबल के थ्रू बताया हुआ है, टेबल हम आपको ऑलरेडी डिस्कस करा चुके हैं इसी वीडियो में, आप एक बार देख भी सकते हो। एवरेज टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला एवरेज फिक्स कॉस्ट है। एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में आप समझ लीजिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट मैं अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना चाहूं तो टोटल फिक्स कॉस्ट को आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्वांटिटी से, तो आपकी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। जैसे मान लीजिए आपका 1000 रुपए में से मान लीजिए आप 800 रुपए रेंट दे रहे हो और 200 रुपए आप इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च कर रहे हो, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो और 10 शर्ट बना रहे हो तो 10 से डिवाइड कर दोगे इसको, तो आपका रेंट पर यूनिट आ जाएगा 80। इस तरीके से आप एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो, यानी कि इट रेफर टू दी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। एवरेज फिक्स कॉस्ट की डायग्राम बनाएं, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का डायग्राम आपको मैं समझा देता हूं। एवरेज फिक्स कॉस्ट का डायग्राम देखिए इस तरीके का बनता है, ऐसा, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहता है, इसीलिए जब आप एवरेज फिक्स कॉस्ट का डायग्राम बनाओगे तो ये इस तरीके का आएगा। लेकिन कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, और इसकी जो शेप होती है वो रेक्टेंगल और हाइपरबोला होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रेक्टेंगल और हाइपरबोला है, तो आप याद रखिएगा कि एएफसी की जो शेप होती है वो रेक्टेंगल और हाइपरबोला होती है। यानी कि जो एएफसी होता है, इट इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट मींस द एरिया अंडर द एएफसी कर्व रिमेन द सेम। और एएफसी का डायग्राम में आपने आपको ऑलरेडी बताया कि ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, तो ये आपको याद रखना है भैया, एक्स एक्सिस को टच ये कभी भी नहीं करेगा। ये हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट का डायग्राम हो गया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें दोस्तों, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप का होता है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल सी बात है। इट रेफर्ड पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय द टोटल आउटपुट।
अब जैसे यहां पे देखिए, अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे भी हमने वही बात बताई है कि ये यू शेप का होता है। अब यू शेप में देखिए डायग्राम का मतलब समझिए, मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं, 1 मिनट बच्चों। यू शेप का मतलब देखिए, अगर मैं आपको वजह बताऊं तो वजह को ध्यान से समझिएगा। देखिए ये हमारा है टीपी। अब यहां पे मान लीजिए ये कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से। ये मान लीजिए हमारा, ठीक है जी। अब जो हमारा एसी होता है वो यहां तक गिरता है और फिर बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहां तक गिरता है, इस पॉइंट तक, ठीक है जी, और फिर बढ़ना शुरू करेगा ऐसे ऐसे करके, लेकिन मिलेगा कभी नहीं। लेकिन इसकी वजह भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि व्हेन एवरेज प्रोडक्शन, अब इसकी बेसिकली वजह होती है एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन, जब तक एवरेज प्रोडक्शन बढ़ेगा तब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरेगी, जब तक एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होगी, और जब एवरेज प्रोडक्शन गिरेगा तब ये गिरना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर हम इसकी शेप को सही तरीके से बनाएं, मैं आपको एक बार और बना देता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक बार तीनों का डायग्राम बना देता हूं, चलिए मैं यही बना देता हूं आपके लिए। देखिए ये हमारी 3 स्टेजेस हैं। ये हमारा है टीपी की स्टेज, ये मान लीजिए हमारी एमपी है, और ये हमारी एपी है। तो जब तक एपी बढ़ रही है तब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरेगी, और जब एपी गिरना शुरू कर देता है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट कर देता है। बेसिकली ये आपको याद रखना है। बात करें एसी, एवीसी और एएफसी, एसी और एवीसी के रिलेशन की, तो आप एक बार रिलेशन जरूर समझ लें। मैं आपको यहां पे रिलेशन बता देता हूं। देखिए मैं चलो पहले तीनों डायग्राम एक साथ बना देता हूं, एक बार मैं अपने हाथ से बना देता हूं और फिर उसके बाद रिलेशन बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले आएगा एवरेज कॉस्ट जो कि यू शेप का होगा, उसके बाद आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो भी यू शेप का होगा, और सॉरी नंबर 2 पे आएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट, इस तरीके का। तो सबसे पहला यह है कि एवरेज कॉस्ट कर्व विल ऑलवेज अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट, यानी कि एवरेज कॉस्ट जो है वो हमेशा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट का सम होता है, इसीलिए एसी सबसे ऊपर होगा और उसके बाद बाकी के दोनों कर्व आएंगे। एवीसी रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट एट द लेवल आउटपुट लोअर देन एसी, यानी कि जो एवीसी है वो पहले ही आउटपुट के मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जबकि एवीसी बाद में आएगा मिनिमम पॉइंट पे। ये आपको याद रखना है। और एसी और एवीसी के बीच का जो डिफरेंस होता है, एसी और एवीसी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो एएफसी के बराबर होता है, क्योंकि एसी और एवीसी के बीच का जो डिफरेंस है वो लगातार घटता है, इसीलिए एएफसी भी लगातार कम होता है। ये आपको याद रखनी है। और एएफसी कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, इसीलिए एसी और एवीसी भी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या एक दूसरे को टेंजेंट कभी भी नहीं होंगे। तो दोस्तों ये बेसिकली हमने एवरेज कॉस्ट के बारे में समझा। आगे हम मार्जिनल कॉस्ट के बारे में डिटेल समझते हैं। तो आगे भी हम बात करें अगर हम मार्जिनल कॉस्ट की, तो मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो एडिशन होती है टोटल कॉस्ट में, यानी कि जब आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हो तो आपकी जो एडिशनल कॉस्ट आती है उसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि जो, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, मान लीजिए 10 शर्ट बनाने की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 100, वो आ रही है, मान लीजिए टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, मान लीजिए 1000, और 11वीं शर्ट बनाने की कॉस्ट आ रही है 1150 रुपए। तो इसका मतलब जो मार्जिनल कॉस्ट आएगी, एडिशन इन कॉस्ट, कितना एडिशन हुआ है 150 रुपए का।
दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज एडिशन इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो बच्चों जैसा कि दोस्तों हमने आपको ऑलरेडी समझा रखा है कि भैया मार्जिनल टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, और जो भी चेंज होता है आउटपुट में वो चेंज होता है वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज डिफरेंस ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, आपकी दोनों बातें सही मानी जाएंगी। ये भी यू शेप का होता है, इसकी यू शेप होने की वजह भी लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, यानी कि जब तक मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है तब तक जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है तब तक मार्जिनल कॉस्ट फॉल करती है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है तो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम हो जाती है, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल करता है तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करती है। देखिए डायग्राम के थ्रू आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। मैं एक बार आपको फिर से ट्राई करता हूं आपको सारी चीजें बताने की, जिससे कि आपको कंसेप्ट में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए मैं यहां पे 3 स्टेजेस बना रहा हूं, तीनों स्टेजेस के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम टीपी की बात करें तो टीपी क्या करता है, इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज करता है विद डिक्रीजिंग रेट, और फिर उसके बाद तो ये इसकी ए है, ये बी पॉइंट है और ये सी हो गया। एमपी क्या करता है, एमपी इस स्टेज तक तो इंक्रीज करता है, ये हमारा एमपी, और फिर गिरना शुरू कर देता है। और एपी जो है वो क्या करता है, इस स्टेज तक बढ़ता है और फिर गिरना शुरू करता है एपी। सॉरी, हाँ ठीक है। अब इसी के बेस पर हम क्या करते हैं, कॉस्ट कर्व बनाते हैं। ये 3 स्टेज ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एवरेज कॉस्ट की। तो एवरेज कॉस्ट पहले यहां तक गिरेगा जब तक टोटल कॉस्ट नहीं गिर जाती, और उसके बाद बढ़ना शुरू कर देगा एवरेज कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एपी पे डिपेंड है, गिरेगा और फिर बढ़ना स्टार्ट कर देगा। मार्जिनल कॉस्ट यहां तक गिरेगी, फिर इसको मिनिमम पॉइंट पे कटेगी, इसको मिनिमम पॉइंट पे कट करके ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये रिलेशन होता है दोस्तों, जो कि टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि एसी, एमसी और एवीसी तीनों यू शेप के होते हैं, और तीनों की वजह जो होती है वो होती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो यहां पे हमने टीसी का और एमसी का रिलेशन भी समझने की कोशिश की है कि टीसी और एमसी का रिलेशन क्या है। तो एक बार टीसी और एमसी के रिलेशन के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना लेता हूं। देखिए अगर आप क्वांटिटी भी समझ लें, यूनिट भी समझ लें, चलिए इसमें समझा देते हैं आपको। देखिए यहां पे टेबल बना रखी है, टेबल में देखिए, टेबल में बेसिकली आपको याद रखना है कि जब तक एमसी गिरती है तब तक टीसी भी गिर रहा है, सॉरी इंक्रीज कर रहा है विद डिक्रीजिंग रेट, और जब एमसी इंक्रीज करना शुरू करती है तो टीसी इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग रेट। यानी कि डायग्राम के थ्रू हम समझें तो इस तरीके की शेप हमने बताई थी आपकी टीसी की, और यहां तक एमसी गिरेगा और उसके बाद बढ़ना शुरू कर देगा। यानी कि जब टीसी गिरता है, जब टीसी बढ़ता है फिर डिक्रीजिंग रेट, तब तक एमसी गिरता है। जब टीसी इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग रेट तो एमसी भी इंक्रीज करता है, और जिस समय ये वाला पॉइंट पर दोनों के दोनों सर्कल बना लेते हैं, यानी कि जब ये मैक्सिमम, जब ये चेंज करता है, टर्न आता है, तब ये मिनिमम पॉइंट पर होता है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है चौथा रिलेशन की, जो एमसी है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसी। यही रिलेशन टीवीसी के साथ बनेगा। मैं आपको बार बार वही चीज नहीं बता रहा हूं, लेकिन बेसिकली रिलेशन यही बनेगा जो हमने आपको बताया है। अगर हम चारों डायग्राम एक साथ बनाएं, एसी, एवीसी, एएफसी और एमसी का, तो एक बार मैं वो भी चारों आपको डायग्राम बना देता हूं, और एक बार मैं आपको सारे के सारे डायग्राम एक बार दोबारा समझा दूंगा। तो सबसे पहले आता है एसी, उसके बाद आता है एएफसी, शुरू से बना देते हैं, ठीक है, शुरू से बना देते, सारे डायग्राम एक साथ बना देते।
देखिए सबसे पहले आता है नंबर 1 एसी, जो कि यू शेप में होता है। दूसरे नंबर पे आता है एएफसी, तीसरे नंबर पे आता है एबीसी, और चौथे नंबर पर आता है एमसी। और एमसी क्या करता है, सबसे पहले गिरेगा और इसको इनके मिनिमम पॉइंट पे कटता हुआ, इंटरसेक्ट करता हुआ ऊपर चला जाएगा। ये तो हमारी एवरेज कॉस्ट की बात हो गई। टोटल कॉस्ट में आप देख लीजिए, फिक्स कॉस्ट ऐसी होती है, टोटल कॉस्ट ऐसी होती है, और ये वाले पॉइंट जो है इस पॉइंट पे कटते हुए सेम पैरेलल आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको फिक्स, ये सारी की सारी शॉर्ट रन कॉस्ट है। बेसिकली आपको क्या समझना है, समझना ये है कि शॉर्ट रन में एक फिक्स कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बेस पर एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट आएगा, और इनकी जो शेप होती है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। ये शेप आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप आगे फर्दर मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहां पे आपको प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। इवन कॉस्ट हमेशा जरूरी होता है, अगर इकोनॉमिक कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में जितनी भी आवश्यकता है वो समझ में आ गई होगी। अगली वाली वीडियो से हम आपको लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में बताएंगे, और लॉन्ग रन में 3 तरह की कॉस्ट होती है, टीसी, एसी, एमसी। बेसिकली हम आपको टीसी, एसी, एमसी कैसे डेरिवेट होती है वो आपको समझाने वाले हैं अगली वीडियो से। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।